Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains और आज का वीडियो है एक one shot revision of the poem on killing a tree. But before that, let me tell you that the 9th and 10th students, you are on the right platform because आपके पास सारे subjects के जितने भी topics हैं उन सब का video material जो है वो present है on this channel and you have so many educators to help you so that together we can win. So this is how we should start our video because ऐसा motivation अगर रहेगा every video में then for sure आप लोग एक अलग ही enthusiasm और excitement feel कर पाओगे. So yes, definitely we have to win and you will win guys. So with this let's just get started with today's agenda which is हमें करना है आज one shot revision of the poem on killing a tree. तो ये पोम आपकी बुक Beehive में दी हुई है. इसका जो वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन द चैनल. यू ऑल्सो हैव द समरी, the literary device and the NCERT solutions video for the same poem again on our channel. But क्यों ना एक complete revision हो जाए एक one go में, यानी ऐसा वीडियो जिसमें आपको again मैं word to word explain करूंगी, साथ ही साथ फिर आपको मिलेगी एक summary and summary के बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ about the poem जो अगर हम बहुत deeper जाके सोचें ना तो आपको clear होगा कि actually में कुछ ऐसे भी मैसेजेस हैं जो आपको सीखने को मिलने वाले हैं फ्रॉम दिस पोएम एंड देन लेटर ऑन मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी. बहुत ही इजी पोएम है टू बी ऑनेस्ट बट इट इज गोइंग टू लीव अ वेरी बिग मैसेज फॉर यू. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ कुछ पॉइंटर्स. ठीक है, बेसिक ओवरव्यू वाले पॉइंटर्स, फिर मूव करेंगे टू ईच एंड एवरी स्टैंजा, हर एक स्टैंजा के कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स, देन एक समरी, देन पोएटिक डिवाइस. क्लियर? ऑलराइट, चलिए. तो सबसे पहले द पोम ऑन किलिंग अ ट्री इज रिटन बाय गीव पटेल. तो ये जो पोएट हैं वो कौन है भाई? गीव पटेल. उन्होंने लिखा है इस पोम को ऑन किलिंग अ ट्री. द पोम टेल्स अबाउट मैन्स क्रूएलिटी टुवर्ड्स ट्रीज. जैसे जैसे ट्रीज के बारे में पढ़ोगे ना इसमें तो पोएट ने आपको ये क्लियर किया है कि जिस तरीके से हम चॉप कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं ट्रीज को, डिफॉरेस्टेशन का एक हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इससे हम ट्रीज को कंप्लीटली खत्म नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट पोएट आपको क्लियर करेंगे कि कैसे आप ट्रीज को पूरी तरीके से किल कर सकते हो. अब अगर आप लिटरल मीनिंग पे जाओगे यू वुड बी लाइक कि पोएट ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, व्हाई ही वांट्स टू टीच अस हाउ डू यू किल अ ट्री प्रॉपरली. But actually he is trying to appeal to your senses and make you feel and understand the pain जो ट्री जो है go through करता है when we cut it. And how are we treating the trees and हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, why we should not chop the trees, इसे indirectly वो हमें बताना चाह रहे हैं. because जब तक हम किसी चीज़ को उतना इमोशनली फील नहीं करते ना, जब तक हम किसी चीज़ को अपने आप से लिंक करके फील नहीं करते हैं, टिल देन हमको एक्चुअल मैसेज क्लियर नहीं होता है. तो ऐसा ही कुछ आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलने वाला है. एंड द पोएम इज टेलिंग यू about how cruel we human beings have become against these trees or for these trees and how can we deal with it and what we should do and stop cutting the trees. Clear? The poet makes a comparison between trees and human beings and somewhere जो pointers हैं जैसे लेप्रस हाइड आएगा, ब्लीडिंग वर्ड आएगा, ये सब चीज़ों से ना पोएट ने ट्रीज को हमसे कंपेयर किया, ह्यूमन बीइंग से कंपेयर किया है. दैट इज हाउ हम लिंक कर पाएंगे, फील कर पाएंगे उन चीज़ों को एंड वी विल डील विद इट इन दैट वे. क्लियर? द पोम कन्वेज दैट ट्रीज आर लिविंग बीइंग्स लाइक अस एंड समवेयर पोम जो है वो हमें ये भी सिखा रही है कि ये जो ट्रीज हैं वो एक लिविंग बीइंग है हम लोगों की तरह. सो वी शुड नॉट ट्रीट देम लाइक दिस, वी शुड नॉट किल देम. क्लियर? सो इस तरीके से पोम जो है वो आप पढ़ेंगे तब कुछ समझ आएगा, डीपर मीनिंग में जाओगे कुछ समझ आएगा और एक्चुअली आप अपने आप भी कैसे लेसन सीख सकते हो ना ट्रीज से, वो भी आज मैं बताऊंगी आपको. क्लियर? ऑलराइट, चलो. तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम विच इज इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. तो पहला जो स्टैंजा है इसमें पोइट पहली लाइन में क्या कह रहे हैं? It takes much time to kill a tree, that just you will
cut or you will chop the tree, that is not going to kill it. It is going to take a lot of time and a lot of effort to kill a tree. कैसे? जैसे अगर कोई भी पेड़ होता है तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी ट्री कोई फॉरेस्ट वगैरह में कट करने वाला होता है किसी ट्री को, सो व्हाट दे विल डू इज उसको ना ऐसे आधा कट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है कि इससे जो नीचे का ट्री है, सो ये ट्री कट हो जाता है और इतना जो पोर्शन है वो रह जाता है ग्राउंड में, राइट. अब यही जो है ट्री, ये तो चला गया भाई, इसको तो कट कर दिया, बट जो रिमेनिंग पोर्शन है उससे तो आगे ट्री ग्रो कर ही जाता है. तो आपको वही पॉइंट कह रहे हैं कि आप सिर्फ एक रफ बिल्कुल ब्लो लगाते हो. जैब का मतलब एकदम रफली बिल्कुल कट करना एक ब्लो के साथ. तो आप जब अपने एक्स से, कुल्हाड़ी से एक फटाफट से रफ ब्लो या एक ऐसे जैब लगाते हो, तो उससे कोई ऐसा नहीं है कि ट्री जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया या आपने उसको किल कर दिया. ऐसा कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. जो ट्री है वो ग्रेजुअली बड़ा हुआ है, उसने अर्थ खाया है. अर्थ खाया का मतलब क्या होता है? जो अर्थ में न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब ट्री ने कंज्यूम किए हैं. ठीक है. फिर वो धीरे धीरे अर्थ से बाहर आया है, यानी उसने बहुत टाइम तक सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, ग्रो किया, धीरे 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 वो जमीन के ऊपर आया, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, है ना, जो सॉइल है उसको खाया है उसने. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, सालों साल जो सनलाइट है, धूप है, वो एब्जॉर्ब की है ट्री ने. उसने एयर एब्जॉर्ब किया है, यानी कि जो ब्रीदिंग के लिए चाहिए प्लांट्स को. देन वाटर एब्जॉर्ब किया है, एंड उसके बाद फाइनली फिर ये जो लीव्स वगैरह हैं वो स्प्राउट करती हैं, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. एंड फाइनली जो बाक होता है ना, उसको लेप्रस हाइड कहा है, यानी जो ये स्किन है वो लेप्रस जैसी है. लेप्रेसी क्या है? एक बीमारी है जिसमें स्किन जो है ना डिसकलर्ड हो जाती है. ठीक है, मतलब सेम कलर नहीं रहता, इवन कलर, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हो जाते हैं, डिसकलर्ड स्किन हो जाती है. ठीक है, ऐसा कहना चाहिए. बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का मतलब रेनबो कलर्ड नहीं हो जाता, यानी कि डिसकलर, सेम कलर की स्किन नहीं रहेगी हर जगह. ऐसे ही जब आप बाग को देखते हो, आप देखोगे कहीं लाइट ब्राउनिश है, कहीं बहुत डार्क ब्राउनिश, कहीं ब्लैकिश का टच है. तो ऐसे जो है स्किन या जो ब्रांच है वो सेम इवन कलर की नहीं होती है, इट्स डिफरेंट, है ना. तो इसीलिए उसको बोला है लेप्रस हाइड. और उस लेप्रस हाइड से ये जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो स्प्राउट होंगी, फाइनली एक बड़ा पेड़ बनेगा. तो पहले स्टैंजा में पोएट क्या रहे हैं, फिर से सुन लो. पोएट सेज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट टू किल अ ट्री, because just a simple blow of knife or axe is not going to kill a tree. Why? Because it has grown gradually by consuming the crust, by consuming the nutrients of the soil, by absorbing sunlight, water, air for so many years, and finally the leaves have sprouted from the branch which is discolored as if it looks like a leprous skin या leprous hide. तो इस तरीके से पहला स्टैंजा तो आपको क्लियर कर रहा है कि इतना समय लगता है ट्री को ग्रो करने में, इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ये सब चीज़ें चलती हैं तब जाके एक ट्री ग्रो करता है. और आप सिर्फ ऐसे एक बार उसको कट कर दोगे तो उससे आप उसे ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है. क्लियर? तो पहला स्टैंजा डन है. चलो इसको फिर से समराइज करते हैं, फिर सेकंड स्टैंजा पे मूव करेंगे. The poet says that it takes much time to kill a tree. It cannot be done by a sudden rough blow of knife. So it takes a lot of time to kill a tree. एक simple rough blow जो है वो ट्री को खत्म नहीं कर सकता. The tree has grown slowly and its roots have gone deep inside the soil. ट्री जो है बहुत धीरे धीरे ग्रो किया है, बहुत टाइम लग जाता है पेड़ को ग्रो करने में, एंड उसके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल डीप इनसाइड द सॉइल है, क्योंकि वो वहीं से ग्रो हुआ है. तो अर्थ में जो है इसके रूट्स हैं, उससे फिर धीरे 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 जो इसकी ग्रोथ हुई है. द ट्री हैज ग्रोन बाय कंज्यूमिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ एंड हैज एब्जॉर्ब्ड ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री स्प्राउट फ्रॉम इट्स डिसकलर्ड बार्क. एंड फाइनली जो लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं ट्री की, वो जो है स्प्राउट हुई हैं, उगी हैं फ्रॉम दिस डिसकलर्ड बार्क. सो इस तरीके से पहला स्टैंजा डन है. आपको क्लियर हो गया? आई होप सारे वर्ड्स डन है. जैब क्या है, लेप्रस हाइड क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. डन? ओके, चलो अब सेकंड स्टैंजा पे मूव करते हैं. Then the poet tells you, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again
to former size. तो पोइट क्या कह रहे हैं? सो हैक एंड चॉप. तो पोइट कह रहे हैं ऐसे सिर्फ एक बार कट करने से कोई ट्री नहीं मर जाएगा, तो आप क्या करो हैक एंड चॉप, यानी उसको कट करते जाओ, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट दो, डू एनीथिंग, बट दिस अलोन वोंट डू इट. इससे अकेले से बस आप जैसे एक बार ट्री काट दोगे तो उससे ट्री को आप खत्म नहीं कर पाओगे. नॉट सो मच पेन विल डू इट. इमेजिन इफ यू हैव बीन चॉप्ड अगेन एंड अगेन, आपको कट कर दिया जाए, आप फिर ग्रो कर जाओ ट्री की तरह, फिर कट कर दिया जाए, फिर ग्रो कर जाओ, क्या आपको पेन नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो वैसे ही जो ये ट्रीज हैं जिन्हें हम बहुत इनसेंसिटिव, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होते हुए कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं, तो ट्रीज को भी पेन फील होता है. सो वी शुड नॉट कट देम. एंड ये जो पेन है, भले दर्द होगा ट्री को, बट उससे भी वो खत्म नहीं हो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा. सो नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील. जो बार्क है जैसे कट करते हैं तो उससे एक सैप, एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, तो वो आप ब्लड से हमारे कंपेयर किया गया है पोइट ने, कि अगर जैसे हमें कट करेगा कोई, या हम कट होता है हमारी बॉडी में, तो खून निकलता है, ब्लड निकलता है, वी ब्लीड. सिमिलरली जो भी ये ब्रांच है ट्री की, जब उसको कट कर रहे हो तो एक लिक्विड निकलता है, तो वो हो गया उसका सैप, तो वो भी ब्लीड कर रहा है, बट वो भी ठीक हो जाएगा, इट विल हील. And from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bows. बट वैसे ही हीलिंग हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, ब्रांच में अपना खुद का पार है कि इट कैन हील इटसेल्फ. फिर फाइनली ग्राउंड से बहुत पास ग्रीन ट्विग्स निकलेंगी, यानी फिर से लीव स्प्राउट करेंगी, छोटे छोटे जो ब्रांचेस हैं वो फिर से ग्रो करेंगे, एंड इस तरीके से फिर से पेड़ बढ़ने लगेगा. विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. और जिस पे अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा, हमने ध्यान नहीं रखा, तो फिर से वो ओरिजिनल बड़े से ट्री में चेंज हो जाएगा. तो पोइट आपको क्या रहे हैं? सो यू कांट किल अ ट्री जस्ट बाय अ सिंपल जैब. That's clear from the first stanza. So what you have to do is just keep on chopping the tree, just keep on, giving that jab of knife, but this alone is not going to kill the tree. It will bleed, it will suffer so much of pain, but it will heal. And again the green twigs, the leaves will sprout, the branches will be formed, and a new tree would be there. So this is how poet आपको पता है क्या समझा रहे हैं. मतलब ये चीज अगर आप और डीपर जाते हो, सबसे पहली बात तो लिटरल समझ आ गया. अब आप इस पोएम पे जाओ, अगर ट्री के टर्म्स में ही समझो, तो पोएट आपको सेंसिटिव बना रहे हैं. वो आपको ये समझा रहे हैं कि भाई ट्री काटते हो तो उसको भी दर्द होता है, वो भी ब्लीड करता है. जैसे खुद नहीं सहन कर सकते ना हम ये सब, वैसे ही ट्री के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए. नेचर हमें इतना कुछ देती है और हम क्या करते हैं, हम क्रूअल हो जाते हैं, हम उनके खिलाफ हो जाते हैं. वी ऑलवेज काइंड ऑफ मेक देम सफर. दैट इज समथिंग द पोएट डजंट वांट यू टू डू. ऑल्सो अगर आप इस पोएम में बहुत डीप जाते हो तो पता है यहाँ पे आप और भी लेसन्स हैं जो इस नेचर से सीख सकते हो, कि पेड़ को आप कितना भी पेन दे दो, वो कितना भी सफर करे, बट वो फिर से ग्रो कर जाता है, फिर से आगे बढ़ता है. वैसे हमें भी अपनी लाइफ में कितना भी पेन मिले, कितना भी हम सफ़र करें, कई ऐसी सिचुएशंस हैं हम जब फेलियर्स देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रो नहीं कर पाते आगे. देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर गिविंग आवर 100%, ऐसा हमको लगता है, बट वी कांट काइंड ऑफ रीप बेनिफिट्स. हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते वैसे, फ्रूट्स नहीं मिलते हमको वैसे, बट हमें गिव अप नहीं करना है. वी शुड नेवर सरेंडर, वी शुड ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, मूविंग, ग्रोइंग, गिविंग आवर 100%. और ये भी चीज़ जो है हमको ट्रीज से सीखने को मिलता है. ठीक है, तो ये लिटरल मीनिंग भी क्लियर हो गया. पोएट एक्चुअली ट्रीज के बारे में क्या समझा रहे हैं वो भी समझ आ गया. साथ ही साथ आपको मैसेज क्या क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऐसे मैसेज वाले क्वेश्चंस ना बहुत पूछते हैं आजकल, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. डन? ओके, चलो. The poet says that cutting and chopping of a tree by an axe is not enough to kill the tree. This will give pain to it, but it won't be enough to destroy it. You can give a lot of pain by cutting it, chopping it, but उससे अकेला वो खत्म नहीं होने वाला. You can't kill it in this way. The sap flows out from the tree when it is cut or chopped. When it is cut or it is chopped, एक sap flow होता है, जैसे जिसे कंपेयर किसी किया है हमारे ब्लड से. It is similar to human bleeding when they get wounded. When we get wounded, when we get injury, जब हमें चोट लगती है, वी ऑल्सो ब्लीड इन द सेम वे. जैसे हम ट्री को कट करते हैं और उसका सैप फ्लो होता है, इट विल हील इट सेल्फ विद टाइम. बट समय के साथ ट्री जो है वो अपने आप को हील कर लेता है. न्यू ब्रांचेस विल ग्रो अगेन एंड एक्सपैंड टू देयर फॉर्मर साइज. और फिर से नई ब्रांचेस ग्रो करेंगी और वापस अपनी पुराने वाला जो उसका साइज था, पुराना जो ट्री था, जितना बड़ा था उतना वो ग्रो कर जाएगा. दिस शोज दैट द नेचर हैज द एबिलिटी टू रिकवर इटसेल्फ. द नेचर कैन रिकवर इटसेल्फ. यू बीइंग ह्यूमन बीइंग, वी कांट रिकवर, है ना. हम उसी चीज
चीज में फंस जाते हैं. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिकवर. साथ ही साथ प्लीज डोंट मेक द ट्रीज सफर. इफ दे कांट tell you that they are feeling that pain, they are also wounded, they also bleed, but at least you should understand that they are also going through this state which we would also not want to, है ना. It is very unwelcoming for us. Similarly trees will also don't want that they should suffer this. Clear? Okay. Next stanza पे आते हैं. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. अब यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर स्टैंजा में लिटरली पोइट जो है आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप पेड़ को पूरी तरीके से खत्म करना ही चाहते हो, किल करना ही चाहते हो, तो आपको क्या करना है, उसको जड़ से उखाड़ दो. तो पोइट आपको क्या ये सिखा रहे हैं कि पेड़ कैसे काटना है? नहीं, वो इतना डीप जा रहे हैं ना कि आपको क्लियर हो कि आप और कितना क्रूअल हो सकते हो. भैया खत्म करना ही है ट्री को तो पूरी तरीके से खत्म कर दो. तो इससे आपको क्लियर होगा कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना है ना. इट्स नॉट राइट. तो पोइट आपको सच में ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको मारना है ट्री को. ये सिखा रहे हैं कि भाई अगर तुम ट्री किल करना चाहते हो ना तो ऐसे करो. और अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि नहीं, हमें ट्रीज को नहीं कट करना चाहिए. ठीक है. सो पोइट कह रहे हैं कि नहीं, ट्री ऐसे खत्म नहीं होगा. व्हाट यू हैव टू डू इज उसको जड़ से उखाड़ दो. जो उसके रूट्स हैं, जो उसकी जड़ें हैं पेड़ की, जो बिल्कुल डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट है, उसको उखाड़ने की जरूरत है. बिकॉज वही असली सोर्स है जिसकी वजह से ताकत मिल रही है ट्री को, जिसकी वजह से वो आगे और ग्रो कर जाता है. सो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ. एंकर क्या होता है? जिससे एक सपोर्ट मिलता है. ठीक है, एक स्ट्रेंथ मिलती है. तो इसी तरीके से जो रूट्स हैं वो उस अर्थ में पूरी तरीके से बंद हैं या धसे हुए हैं कहना चाहिए. ठीक है, और उससे एक स्ट्रेंथ मिल रही है ट्री को. इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट. एक रस्सी बांधो. ठीक है, उसको टाई करो अच्छे से और फिर खींच के निकालो रूट्स को. एंड इस तरीके से आप जो है ट्री को किल कर देंगे. उसको किल कर दो, उसे कट कर दो, चॉप कर दो और पुल आउट एंटायरली, या फिर पूरी तरीके से बस उसको उखाड़ दो, तो भी ट्री जो है वो किल कर सकते हो आप उसको. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. अर्थ केव क्या है? वो जो जैसे अगर ये पूरा अर्थ है, ठीक है, फाइनली जब ट्री के जो रूट्स वगैरह आएंगे तो ये अर्थ जो है वो ऐसा पूरा बनता नहीं जाएगा, ऐसे कैविटी जिसमें ये रूट्स जो हैं वो फैले होंगे. ये ट्री है, इसके जो रूट्स हैं वो सब फैले होंगे. राइट. तो ये जो कैविटी बन जाती है ना, उसको अर्थ केव कहा गया है. क्लियर. जैसे कि अगर आप यहाँ देखो, ये ट्री है, ये रूट्स हैं. अब जैसे ये अर्थ क्रस्ट में जाएगा तो इसको ये जगह चाहिए पूरी जमीन की, तो इतना इतना केव बन जाएगा, इतनी कैविटी बन जाएगी जहां जहां पे रूट्स होंगे. तो पोइट कह रहे हैं कट करने से कुछ नहीं होगा, ये पूरी जड़ें उखाड़ दो अर्थ केव में से. क्लियर. ऑल राइट. ओके. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, सोर्स वाइट एंड वेट. और इस तरीके से आप जो ट्री की असली ताकत है उसको बाहर एक्सपोज कर दो, खुले में रख दो. क्या है ट्री की ताकत? असली सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है? रूट्स. क्लियर. एंड उसमें वो कैसे होते हैं? रूट्स बहुत वाइटिश टाइप के होते हैं, गीले होते हैं, बिकॉज वो धरती में है तो पानी वगैरह सब है. ठीक है. सो दे आर वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन. छुपे हुए हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री. ठीक है. तो इसीलिए वो बहुत सालों तक अंदर धरती में छुपे हुए हैं. उसको बाहर निकालो, उसको एक्सपोज कर दो, उसको कट कर दो, ताकि जो असली स्ट्रेंथ है वही चली जाए, विच इज देयर फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ. तो इस तरीके से पोइट आपको एक मेथड बता रहे हैं दैट हाउ कैन यू किल अ ट्री. यू शुड जस्ट पुल आउट द रूट्स विच आर द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री, विच आर देयर डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट, अर्थ्स केव, एंड दे हैव बीन हिडन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. दे आर वेरी sensitive, white and wet, and when you will take out or pull out, you know, when you will pull them out entirely, that is how आप पूरी strength जो है वो ले लोगे tree की and you will kill it. Done? Okay. So next the poet tells us that the tree is strongly held to the earth by its roots. So to kill a tree, the root has to be uprooted from the ground. So if you want to kill the tree, what is the method? Just uproot the tree. Yeah, uproot it from the ground. To do so, the tree has to be tied with a rope and to be pulled out completely from the earth. And if you really want to do this, then आपको tree को, you know, रस्सी बांधनी है, उसको pull करना है ताकि वो जड़ के साथ बाहर आ जाए. The power of the tree lies in its roots and it's the main component of the tree. जो असली ताकत
ताकत है ट्री की वो उस रूट्स में है, और वही मेन कंपोनेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो ट्री नहीं रहेगा। When the actual life source of the tree are exposed, the trees will die. जो एक्चुअल सोर्स है जिसकी वजह से ट्री जिंदा है उसको बाहर एक्सपोज कर दोगे तो ट्री will die. These roots are the most sensitive and hidden part of the tree which were inside the earth for many years. And roots जो हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा बोल सकते हो एक्चुअल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ट्री के, एंड दे हैव बीन हिडन फॉर सो लॉन्ग इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो इनको किल करो, ट्री ऑटोमेटिकली किल कर दोगे। डन, ओके। Next and the last lines हैं, then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब यहाँ ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक पिक्चर दिख रहा है कि कितना और क्रूअल हो सकते हो नेचर के प्रति। सो आपने क्या किया, रूट्स निकाल दिया। अब क्या बोल रहे हैं पोइट, उसको बाहर रख दो, ठीक है। अब क्या होगा, खुद ब खुद ट्री किल हो जाएगा। स्कॉचिंग एंड चोकिंग यानी कि एक तरीके से जो बहुत ज्यादा हीट वगैरह है उसमें वो ड्राई होंगे रूट्स, है ना। तो स्कॉचिंग एंड चोकिंग का मतलब पूरी तरीके से जो धूप है या बाहर सनलाइट है उसमें वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। दे विल इन अर्थ इन सन एंड एयर टर्न ब्राउन। तो सनलाइट में इतनी हवा रहेगी बाहर, उससे वो ब्राउनिश टाइप के हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, बिकॉज पूरा मॉइस्चर चला जाएगा। एंड ट्विस्टिंग, पूरा शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, इट विल जस्ट पूरी तरीके से बेंड हो जाएगा। विदर, पूरी तरीके से मुरझा जाएगा। एंड दैट इज हाउ फाइनली इट्स किल्ड। सो पोइट आपको लास्ट में बता रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू किल द ट्री, इतना ही क्रूअल हो तो और क्रूअल हो जाओ, ठीक है। किल करना ही है तो अच्छे से करो, यानी इनडायरेक्टली पोइट बोल रहे हैं मत करो ऐसा, डोंट किल द ट्रीज, ठीक है। सो आप क्या करोगे अब, एज यू विल कीप द रूट्स आउटसाइड, एज यू विल एक्सपोज देम विच हैव बीन हिडन फॉर सो मेनी ईयर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड एयर, दे विल ड्राई, they will become hard, brownish, they will turn like they will change their shape, and also they will wither, मुरझा जाएंगे पूरी तरीके से। and क्या होगा, they are killed. so इस तरीके से पोइट जो है, आपकी जो पोएम है स्पेसिफिकली, इट्स डन, इट्स कंप्लीट, फाइनल। बट पोइट बोल क्या रहे हैं यहाँ पे, आपको यही समझा रहे हैं इतना क्रूअल मत बनो, पेड़ को मत काटो, नेचर भी हमारी तरह फील करता है, ट्रीज को भी पेन होता है व्हेन यू चॉप देम, दे ऑल्सो ब्लीड, एंड इफ यू रियली फील दैट पेन देन ओनली आप उनको नहीं कट करोगे। सो डोंट डू दैट। ऑल्दो नेचर के पास पावर है, दे कैन हील देम themselves, but for sure you should not lead them to do that. आप उनको जैसे वो ग्रो कर रहे हैं बल्कि हेल्प करो और प्ले ट्रीज प्लांट करो, प्लांट्स प्लांट करो, एंड यू शुड डू दिस। अदरवाइज क्या होगा भाई, ऑब्वियसली यू नो, फिर पेड़ होंगे ही नहीं, एंड दैट इज हाउ फिर हम ह्यूमन बींग्स ही सफर करेंगे। क्लियर, ओके। चलो, सो लास्ट आंसर की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, द पोएट एक्सप्लेन्स द कंडीशन ऑफ द ट्री आफ्टर इट्स रूट्स हैव बीन अपरूटेड। फाइनली जो पोएट है वो आपको ट्री की कंडीशन बता रहे हैं कि जैसे ही जो रूट्स वगैरह अपरूट कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा। देखो, ये भी चीज है कि जैसे ही आप रूट्स वगैरह अपरूट कर दोगे ना, क्या होगा भाई, पेड़ जो है उसको मिलेंगे नहीं न्यूट्रिएंट्स, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिलेंगी। इस वजह से वो पूरा ब्राउन होके, पेड़ की बात भी कर रहे हो यहाँ पे, पूरी तरीके से ब्राउन हो जाएंगे, सूख जाएंगे, पूरी जो ग्रीनरी है वो नहीं रहेगी और फिर मुरझा जाएंगे, पेड़ ऐसा हो जाएगा बेजान। क्लियर। सो इस तरीके से ये पेड़ पे भी लागू होती हैं सारी बातें। सो द ट्री विल ग्रेजुअली ड्राई अप ड्यू टू द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड विंड। द ट्रंक ऑफ द ट्री विल बिकम ब्राउन एंड विल हार्डन। सब कुछ ब्राउन हो जाएगा, इट विल हार्ड, ठीक है, पूरी तरीके से मॉइस्चर चला जाएगा। विथ टाइम द ट्री विल ड्राई एंड बेंड आउट ऑफ शेप। पूरा समय के साथ ट्री पूरा ड्राई हो जाएगा और शेप भी उसका चेंज जाएगा, इट विल बेंड आउट ऑफ शेप, एंड फाइनली द ट्री विल डाई, एंड दिस इज हाउ द ट्री विल डाई। So if you really want to kill the tree, follow this process and kill it. Otherwise, don't do anything. Clear? Okay, चलो। अब फाइनली समरी देख लेते हैं। समरी में मैंने ज़्यादा कुछ वही पॉइंटर्स नहीं रखे हैं बिकॉज बीच बीच में समरी ही थी, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊंगी, मतलब पढ़ाऊंगी, जो आपको इस पोएम से इनडायरेक्टली सीखने को मिलती हैं, ठीक है। चलो पहले ही पढ़ लेते हैं। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कटिंग अ ट्री कंप्लीटली, है ना, कैसे आपको कंप्लीटली ट्री को किल करना है वो प्रोसेस सिखा रहा है। थ्रू दिस द पोएट प्रेजेंट्स अ सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर इन चॉपिंग डाउन ट्रीज फॉर देयर बेनिफिट्स। कैसे हम अपने फायदे के लिए ट्रीज के प्रति इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि हम उनको चॉप कर देते हैं, वी डोंट इवन केयर कि वो क्या फील कर रहे हैं, एंड दैट इज हाउ पोएट जो है वो हमको समझा रहे हैं दैट डोंट डू दिस। द पोएट अपील्स टू इट्स रीडर्स नॉट टू कट ट्रीज दैट गिव अस द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और इस तरीके से पोएट जो है वो जो भी पढ़ रहा है इस पोएम को, उनको काइंड ऑफ अपील कर रहे हैं कि प्लीज ट्रीज कट मत करो। देयरफॉर वन मस्ट नॉट कट द ट्रीज बट प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। फाइनली क्या मैसेज है कि ट्रीज को कट मत करो बल्कि जितने ट्रीज प्लांट कर सकते हो डू दैट। क्लियर। अब इससे और भी चीजें जो सीखने को मिल रही हैं। सबसे पहली बात
कि एक क्या बोल सकते हैं, एक रेजिलियंस जो होता है, एक जो पार होती है नेचर की, कि आप उसको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो फिर भी वो हील कर जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से हमको भी अपनी लाइफ में रेजिलियंट होना चाहिए। कितनी भी चीज़ें हो लाइफ में, कितना भी फेलियर्स देखो, कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, बट आपको कोशिश करनी कि आप अपना गिव अप ना करें एंड यू कीप ऑन वर्किंग। ऑल्सो आप ये चीज़ भी देख सकते हो कि जिस तरीके से जो रूट्स हैं वो बिल्कुल पार हैं ट्री के, है ना। जब तक रूट्स हैं जो डीप विद इन हैं तब तक उस ट्री को पार मिल रही है। क्या उसी तरीके से अगर हमारे जो रूट्स हैं, यानी कि जो हमें डीप विद इन है बातें, अगर अच्छी पॉजिटिव चीज़ें होंगी जो हमें डीप विद इन है तो हम अच्छा करेंगे। अगर हमें जो ईविल है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो गलत बातें हैं, अगर वो भी डीप विद इन कहीं हैं जो बहुत जड़ की तरह मजबूत होती हैं, जब तक हम उसको नहीं उखाड़ेंगे ना तब तक हम अच्छी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। सो अगर ये आपको पॉजिटिवली लेना है तो हाउ यू कैन लर्न द लेसन दैट इफ वी रियली काइंड ऑफ कैसे बोल सकते हैं, इफ वी मेक द गुड थिंग्स बी देयर डीप विद इन अस, ठीक है, जस्ट लाइक द रूट्स आर देयर, दैट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी फॉर अस। सिमिलरली the evil, the negative thing within us is just like the roots, they are deep within, but if we will uproot them then for sure we can feel and we can understand कि negativity जो है उसको कैसे हटाना है। So ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पोम से सीखने को मिलती हैं। So if you kind of get the real message that is also great, and also poet क्या समझाना चाहते हैं वो समझ आ गया। So don't be like poet कैसे हैं, क्यों बोल रहे हैं किल करना है ट्री को, कैसे करना है। No, he is not teaching you, he is making you understand that please don't do this, be sensitive enough, don't be very selfish, just because of your benefits you are kind of making the trees suffer, जो कि आपको इतना कुछ देते हैं। nature gives us so much, we don't give them, right? So इस तरीके से ये poem end होती है। Now let's discuss the rhyme scheme and poetic devices, and इस तरीके से फिर आपका जो poem है वो completely revise हो जाएगा। So सबसे पहली बात, पूरी poem में कोई rhyme scheme नहीं है, there is no rhyme scheme that exists। तो क्या होगा भाई, फ्री वर्स है, ठीक है। चाहो तो बैठ के पूरे स्टैंजास देख सकते हो, वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो पोएटिक डिवाइस की अलग से वीडियो है, सो वो भी देख सकते हो, जिसमें आपको राइम स्कीम फ्री वर्स है या नो राइम स्कीम कैसे है वो सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइसेस क्या है, इनका डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको दो वीडियोज में मिलेंगी। एक तो जो अलग से पोएटिक डिवाइस पे वीडियो है, सारी पोएटिक डिवाइस पे, दूसरा इस ही पोएम की पोएटिक डिवाइस वाला वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। बट अगर आपको ये सब चीजें अच्छे से रिवाइज करें, रिवीजन का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जानते हो और उसको रिवाइज करें, राइट। सो इसी तरीके से मैं आपको करवाने वाली हूँ। एलिट्रेशन देखते से क्लियर हो जाना चाहिए क्या होता है। रेपिटेशन होता है, किसका होता है रेपिटेशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स का। कॉन्सोनेंट साउंड्स का कहाँ होता है रेपिटेशन, वर्ड्स में, बट कहाँ वर्ड्स में, बिगिनिंग में। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको जो पोएटिक डिवाइस है वो ध्यान में रखनी है। सो स्ले देके एलिट्रेशन में रिपीटेशन होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का होता है, और सेम लाइन में वर्ड्स में होता है, बट वर्ड्स के बिगनिंग वाले लेटर में होना चाहिए। कैसे, देखो ब्लीडिंग बाक दिया हुआ है, एक स्टैंजा में ब्लीडिंग बाक दिया है, और वहां देखो ब्लीडिंग में ब और बाक में भी ब साउंड है, बिल्कुल बिगनिंग में है, सेम लाइन के वर्ड्स हैं। ब क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, बिल्कुल है। तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल। दूसरा वाइट एंड वेट, वाइट में व साउंड है, वेट में भी व साउंड है, बट दोनों में ही बिगिनिंग में होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे भी बीच बीच में मिल रहा है, वो फिर अलग हो जाता है, एजोनेंस कॉन्सोनेंस वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। सो एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स सेम लाइन में, ठीक है। सो इस तरीके से ब्लीडिंग बाक, वाइट वेट हो गया एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, एक तरीके का कंपैरिजन। क्या ये कंपैरिजन किसी और में भी देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। किसमें, सिमिली में। और सिमिली और इसमें फिर डिफरेंस क्या है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है बट वर्ड्स लाइक और एज नहीं होते हैं, और सिमिली में ये वर्ड्स होते हैं बस। तो अगर कोई कंपैरिजन है जिसमें वर्ड दे दिया लाइक ये या एज दिस, तो फिर वो सिमिली वाला हो जाएगा कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन है बट ये वर्ड्स नहीं है तो वो हो जाता है मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल
लेप्रेस हाइड, अब लेप्रेस हाइड जो दिया है, क्या पेड़ को लेप्रेसी बीमारी होती है? नहीं, हम ह्यूमन बींग्स को होती है ना। तो जब किसी ह्यूमन को लेप्रेसी होती है तो उसकी स्किन डिस्कलर्ड हो जाती है। वैसे ही जो ये ब्रांच या ट्रंक है ट्री का कहना चाहिए, उसको लेप्रेस हाइड बोला है, क्योंकि जो स्किन है, जो बाहर से दिख रही है परत, जो ट्रंक है उसकी, वो बहुत डिस्कलर्ड है, तो उसको बोल दिया मेटाफर। क्योंकि यहाँ वर्ड लाइक और एज नहीं है तो ये मेटाफर है, सिमिली नहीं है। सो द अनइवन कलर ऑफ द सर्फेस ऑफ द ट्रंक इज कंपेयर्ड टू द स्किन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है ब्लीडिंग बैक। ब्लीडिंग बैक में भी देखो लाइक या एज नहीं दिया है, तो ये भी कंपैरिजन हो रहा है। बट क्या ये मेटाफर है कि सिमिली? लाइक एज नहीं दिया है तो मेटाफर है। मेटाफर कैसे है? कभी भी कोई पेड़ क्या ब्लीड करता है? नहीं। बट हम ह्यूमन बींग्स में कट हो जाए, हमको वुंड हो, हम वुंडेड हो जाए या इंजरी हो जाए तो वी ब्लीड, खून निकलता है। उसी तरीके से द सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री वेयर इट इज कट is compared with bleeding from the wound in a human's body। जैसे हमें कट लगता है, खून बहता है, वैसे पेड़ का सैप निकलना उससे कंपेयर किया गया है। तो मेटाफर के एग्जांपल डन। नेक्स्ट आ जाते हैं रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब तो वही है कि एक से ज्यादा बार कोई चीज बार बार आ रही है तो वो रेपिटेशन। जैसे एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड डाउन और पुल्ड आउट एंटायरली। तो पुल्ड आउट रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही आसान रेपिटेशन। वैसे रेपिटेशन आता भी नहीं है, क्वेश्चन आ जाता है बस रेपिटेशन क्यों यूज किया किसी किसी पोएम में, जब कोई चीज अलग से हाईलाइट करनी होती है, बाकी से पूछते नहीं क्योंकि इजीली दिख रहा होता है कि रेपिटेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंजैम्पमेंट। पूरी पोएम में भर भर के इंजैम्पमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ये होता क्या है? जब एक लाइन दूसरी लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, वो वहां खत्म नहीं हो रही, अब वो अगली लाइन में खत्म हो रही है। ठीक है, तो इसी कहते हैं इंजैम्पमेंट। जैसे नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, खत्म नहीं हुआ, विल डू इट, है ना। तो ये हो गया इंजैम्पमेंट। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, कंटिन्यू हो रहा है, तो ये हो गया इंजैम्पमेंट। ठीक है, तो जब खत्म एक लाइन उसी में ना होके नेक्स्ट लाइन में जाके कंटिन्यू हो रहा है, वो इंजैम्पमेंट है। और एग्जांपल्स देख लो। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रेस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। सो एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रेस हाइड एंड है क्या? नहीं, स्प्राउटिंग लीव्स के बाद एंड है तो इंजैम्पमेंट है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन खत्म हुआ क्या? नहीं, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो इस तरीके से इंजैम्पमेंट जो है कि वो पहली लाइन नेक्स्ट लाइन में या नेक्स्ट की 2-3 लाइन में कंटिन्यू हो रही है, फिर जाके कहीं पंचुएशन है, उसको इंजैम्पमेंट कहोगे। सो ले देखिए, एलिट्रेशन, मेटाफर और इंजैम्पमेंट और रेपिटेशन ये देखने को मिल रहा है इस पोएम में। एंड इट्स वेरी इजी। ये सारी पोएटिक डिवाइस इतनी बार पढ़ चुके हैं कि आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन होगा। डन। सो इस तरीके से वी आर डन विथ वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन। वी आर डन विद द कंप्लीट समरी ऑफ ईच स्टैंजा। समरी मैंने इंडिविजुअली करा दी हर स्टैंजा की। वी आर डन विद द ओवरऑल समरी ऑफ द पोएम एंड ऑल्सो द मैसेज दैट यू गेट टू लर्न। फाइनली वी आर ऑल्सो डन विद द राइम स्कीम एंड द पोएटिक डिवाइस। तो ले देखिए, आपका पूरा कंप्लीट रिविजन हो गया है इस पोएम का एंड आई होप आपको क्लियर हो गया है मैसेज ऑन किलिंग अ ट्री के बारे में। डन? ओके, चलो। So with this, we have finally come to an end of the discussion of today's poem that is on killing a tree. It's a very great poem, बहुत sensitive poem है, easy है to understand, but जो message है अगर वो समझ गए, for sure कभी life में trees chop करने का, cut करने का गलत step नहीं उठाओगे। ठीक है? Now we are done with the poem, but there is one more important thing that we need to discuss. वो ये है कि Magnet Brains की वेबसाइट से वीडियोस को कैसे easily access कर सकते हो, साथ ही साथ और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे आप सबको पता है कि आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर एक सब्जेक्ट के जो भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो सब अवेलेबल हैं। बट साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप एग्जाम्पलर वीडियोस पढ़ना चाहते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा लर्निंग करना चाहते हो, लाइव सेशंस फिर से देखना चाहते हो, वन शॉट रिविजन्स देखना चाहते हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है ऑन द चैनल। बट आप अपना अगर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते टाइप करके सर्च स्क्रॉल एंड स्टाफ, तो सबसे बेस्ट तरीका है वेबसाइट विजिट करो। बिकॉज वेबसाइट पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। क्या करना है आपको? सिर्फ जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट ओपन करोगे ये जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे अगर ध्यान से देखते हो आपको सारी क्लासेस मेंशन है। दैट इज आपको किंडरगार्टन से क्लास 12, एनटीएससी, ओलंपियाड, एग्जाम्पलर, आपको वन शॉट रिविजन देखना है, लाइव सेशन देखना है, कुछ भी वट
whatever you want to see that is available on the channel, just click on that. For example, आप वन शॉट रिविजन ही देखना चाहते हो क्लास 9th का, क्लिक करोगे ना जैसे ही, आपके सामने क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे ऑफ वन शॉट रिविजन. फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 9th का कोई टॉपिक वगैरह रिवाइज करना चाहते हो, ये रहा आपका क्लास 9th का वन शॉट रिविजन का सॉर्ट ऑफ फोल्डर. जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9th के वो डिस्प्ले होंगे. अब आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का कोई वन शॉट रिविजन, क्लिक कर दीजिए उस टॉपिक पे और उससे क्या होगा, आपको उसका जो वीडियो है वो मिल जाएगा. सो इस तरीके से अगर आप नो मैनर फॉरेन को रिवाइज करना चाहते हो, कंप्लीटली एक वन शॉट देखना चाहते हो, दैट इज हाउ यू विल गेट दिस. इफ यू रियली वांट टू स्टडी कोई भी दूसरे चैप्टर या पोएम का वन शॉट रिवीजन, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकॉन, अगेन इंग्लिश के लेक्चर वो आ जाएंगे टॉपिक्स, क्लिक ऑन द टॉपिक टू गेट द वीडियो. अगर आप इंग्लिश नहीं दूसरे भी सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करना चाहते हो, जस्ट वहीं पे ऑप्शन है, क्लिक करो, फिर से वीडियो मिल जाएगा. तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है. सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेल यू टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द चैनल. डन? ओके. So with this, we have finally come to an end of the discussion of the complete revision of the poem on Killing a Tree. I hope you understood each and every point. I hope if any question comes your way from this poem, definitely you are going to deal with it. So if you feel that this was definitely an interesting and a beneficial video, please do consider giving a big fat thumbs up to the video. Also share this with as many people as you can, ताकि जिनको भी इस poem को समझना हो, they can for sure do it. If you really want, you should share about the Magnet Brains channel with as many students as you want, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन मिले. एंड यस, अगर खुद कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो, देन यू वेरी वेल नो क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल. सो विद दिस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड यस, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक. टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.